तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन। तो त्रिकोणमितिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए जैसे त्रिकोणमितिक फंक्शन होता क्या है। तो अगर मैं एक जनरल डेफिनेशन देना चाहूंगा त्रिकोणमितिक फंक्शन का, एनी फंक्शन व्हिच कंटेन्स त्रिकोणमितिक रेशियो। A function containing trigonometric ratio is called a trigonometric function, right? Trigonometric ratio. एक ऐसा फंक्शन जिसमें त्रिकोणमितिक रेशियो इन्वॉल्वड है, उस फंक्शन को बोलेंगे त्रिकोणमितिक फंक्शन। ठीक है, so and how many trigonometric ratio do you have? How many trigonometric ratio do you have? We have 6 trigonometric ratio. And what are they? They are sine, cos, tan, cot, sec and cosec. So these are the trigonometric ratio that we have, right? अभी अगर मैं बस एक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो देखिए, तो साइन इनवर्स का जो इनवर्स होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, राइट। कॉस का जो इनवर्स होगा उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे करके कॉस इनवर्स। टेन का जो इनवर्स होगा उसको लिखेंगे टेन इनवर्स। एंड सिमिलरली कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, cosec inverse, right? And if we take some example, then like if we see some example like sin inverse x, sin inverse 2x minus 3, sin inverse pi by 6, so ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स त्रिकोणमिति में। ठीक है, ओके। देखिए हम लोग को पता होगा कि जैसे साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 इक्वल टू कितना होता है, हाफ। we have already studied this, right? Sin pi by 6 equal to half. Then cos pi by 6 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 बाई 2। देन टेन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, राइट। सी व्हाट आर दिस साइन कॉस टेन, these are trigonometric ratio, right? एंड अगर आप ढंग से देखेंगे तो देखेंगे कि त्रिकोणमितिक रेशियो का जो इनपुट है वो क्या है, वो एक एंगल है। वो क्या है, एक एंगल है, पाई बाई 6 इज एंगल। इसमें भी देखेंगे पाई बाई 6 इज एंगल। तो 10 भी एक त्रिकोणमितिक रेशियो है, तो उसका इनपुट क्या है, एक एंगल है। ठीक है, देखिए और जो आउटपुट है त्रिकोणमितिक रेशियो का, जो आउटपुट है वो क्या है, वो एक वैल्यू है, वो एक वैल्यू है। ठीक है, एक वैल्यू है, वैल्यू, राइट। सो अगर हम एक जनरल वे में लिखना चाहेंगे इसको, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे लिखेंगे तो टी एक्स, टी मतलब क्या, त्रिकोणमितिक रेशियो, और एक्स क्या होगा इसमें, एक्स होगा एक एंगल, और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक वैल्यू होगा। ठीक है, ओके। जैसे हम लोग को पता है कि जो फंक्शन और जो इनवर्स फंक्शन है, जो फंक्शन है उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का क्या होगा, कोडोमेन होगा या फिर रेंज होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के केस में क्या होता है, डोमेन एंड रेंज दोनों सेम चीज होता है। ठीक है, जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इनवर्स फंक्शन का कोडोमेन होता है, और जो फंक्शन का कोडोमेन होता है या फिर रेंज होता है वो फंक्शन का क्या होता है, डोमेन हो जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट कि जो फंक्शन का इनपुट होता है वो इनवर्स फंक्शन का आउटपुट हो जाता है, और जो फंक्शन का आउटपुट है वो इनवर्स फंक्शन का इनपुट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स हाफ। जो साइन का जो आउटपुट था, जो हाफ, वो हम लोगों ने क्या किया, इनपुट में ले लिया, तो इसका आउटपुट क्या होगा फिर, पाई बाई 6 होगा, क्योंकि इसमें इनपुट में पाई बाई 6 था।
तो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हम लोग देखेंगे अगर कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए हम लोग को पता है कि कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना है, √3/2। नाउ कि कॉस इनवर्स में अगर इनपुट √3/2 दे देंगे तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। सिमिलरली टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, पाई बाई 4। ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एक जनरल केस लिखेंगे इसके साथ, जैसे टी इनवर्स लिखेंगे तो टी इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसमें एक्स क्या होगा, इसमें एक्स होगा एक वैल्यू। देखिए जो साइन इनवर्स के केस में जो भी होता है उसमें इनपुट क्या होता है, इनपुट एक वैल्यू होता है और आउटपुट क्या है, आउटपुट एक एंगल है। ठीक है, जो उल्टा होता है एक्चुअली। देखिए एक वैल्यू है, कॉस इनवर्स के केस में एक वैल्यू है और आउटपुट क्या है, एक एंगल है। ठीक है। तो इसमें जो टी इनवर्स एक्स जो होगा एक ही होगा, एक वैल्यू होगा, और जो आउटपुट जो होगा वो एक एंगल होगा। बात क्लियर है। ठीक है। ओके। अभी मैंने और एक बात बताना चाहूंगा इसमें। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी इनवर्स एक्स को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी एक्स इनवर्स, इसको नहीं लिख सकते ऐसा, दिस टू आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स ले लीजिए, साइन इनवर्स एक्स, क्या साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का इनवर्स होता है 1/x, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। these two are equal, but sin inverse x is not equal to sin x का whole inverse। ठीक है, because t inverse x और sin inverse x itself a function। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लीजिए कि t inverse x is a function, is a function। ठीक है। देखिए अभी अगर मैं आपको पूछ लूं कि बताइए साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग याद करेंगे कि साइन पाई/3 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, राइट। तो साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होगा, पाई/3 होगा। ठीक है, बता सकते हैं आप। जैसे अभी अगर मैं पूछ लूं आपको कि साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो साइन इनवर्स 0 का भी वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है। अभी अगर मैं आपको एक बात पूछ लूं कि साइन इनवर्स 2 का वैल्यू बताइए, अभी अगर मैं पूछ लूं कि साइन इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए एक बात देखिए यहाँ पे कि देखिए क्या साइन थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है, क्या साइन थीटा का वैल्यू 2 हो सकता है कभी भी। वी नो दैट कि रेंज ऑफ साइन थीटा इज, साइन थीटा का रेंज कितना होता है, -1 से 1 तक होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं सकता, साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 हो ही नहीं सकता। अगर साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकता, क्या साइन इनवर्स 2 डिफाइन होगा, क्योंकि साइन थीटा किसी भी थीटा के वैल्यू के लिए साइन थीटा का वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकता। तो अगर जो साइन थीटा का वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकता, तो उसको क्या हम लोग इनपुट में ले सकते हैं साइन इनवर्स के केस में, नहीं ले सकते। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, साइन इनवर्स 2 नॉट डिफाइन होगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होने के लिए एक्स का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, -1 से 1 तक होना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का जो रेंज है वो -1 से 1 तक होता है, क्योंकि साइन थीटा का जो आउटपुट होगा वो -1 से 1 तक ही हो सकता है। तो साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स का वैल्यू होना चाहिए वो -1 से 1 तक ही होना चाहिए। इज इट क्लियर। जैसे जैसे मैंने बताया कि एक्स साइन इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक ही होना चाहिए। तो ये बस साइन इनवर्स एक्स के लिए ही है। अभी अगर मैं टेन इनवर्स की बात करता हूँ, अभी अगर मैं टेन इनवर्स एक्स की बात करूँ, टेन इनवर्स एक्स की बात करूँ, देखिए
10x का रेंज कितना होता है? 10x बिलोंग्स टू r, 10x का रेंज होता है r, तो 10 इनवर्स x में x का वैल्यू क्या हो सकता है? x बिलोंग्स टू r, क्योंकि 10x का जो आउटपुट होगा वही 10 इनवर्स x का इनपुट होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं 10 इनवर्स x के केस में x could be anything, x could be any value, there is no restriction in domain in case of 10 inverse x, right? So that's why we should know all the domain and range of inverse trigonometric function. Okay. So see, so we should know the domain and range for every trigonometric function like sine inverse, cos inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse, cosec inverse, right? So let me draw a table where I will be writing all the domain and code, domain and range for inverse trigonometric function. Okay. Domain, range, sine inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, at last cosec inverse x. तो साइन इनवर्स x का डोमेन कितना है? साइन इनवर्स x का डोमेन है क्या? -1 से 1 तक, और रेंज -π/2 से π/2 तक। cos इनवर्स x का डोमेन कितना है? -1 से 1 तक, और रेंज 0 से पाई, ठीक है। tan इनवर्स x का डोमेन कितना है? r, और रेंज tan इनवर्स x का रेंज कितना होता है? -π/2, सॉरी, it will be here open bracket, -π/2 से π/2। देन cot इनवर्स x का डोमेन भी कितना होता है? r होता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो रेंज 0 से पाई। देन डोमेन ऑफ sec inverse x is r minus -1 1, and range is 0 to pi, but π/2 excluded. Okay. Then cosec inverse x domain is similarly r minus -1 to 1, and range is -π/2 to π/2, but 0 will be excluded here. Okay. Now let me tell you one more important thing, that we have got we have got sine we have got sine inverse x from sin x. We have got sine inverse x from sin x, right? Because after doing inverse of sine, we have got sine inverse x, right? And we know that the inverse of a function exists when the function is 1 1 and 1 2. If a function is not 1 function and 1 2 function, then inverse of that function will not be defined, or inverse of that function is not exist or doesn't exist, whatever you say. See, so if I look into the sin x, what is the graph of sin x? So this is the graph of sin x, right? So is this function a one-on function? How do you take that? For that, just draw a vertical line. Just draw a vertical line.
Just draw any vertical line and see, this vertical line is cutting the graph at infinite number of times, right? So according to that, the function is not a one-on function, and if a function is not one-on function, then function is not invertible function also. Then how did you get this sine inverse x? Because from the graph we can see that function is not invertible function. If the function is not invertible function, then how did you get that sine inverse x, right? See, here the point is that if we, this is the point minus pi by 2, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi. Okay, now if we see the graph from pi by 2 to minus pi by 2 to pi by 2, if we consider only this part only, okay, from my sin x, sin x from minus pi by 2 to pi by 2. Now the graph is one on graph, one on function. Now the function is one. You see, if you draw any horizontal line, the line will cut at one time only. So now the function is one on function. If we restrict the domain from minus pi by 2 to pi by 2, now the function is one on function, right? Similarly, not only for minus pi by 2 pi by 2, if you see from pi by 2 to 3 pi by 2, the function is one on function. And again minus 3 pi by 2 to 5 pi by 2, again the function is one on function, right? So as far as study is concerned, as far as syllabus is concerned, we will be taking this portion only for our study, minus pi by 2 to pi by 2. So if I draw the graph from for sin x minus pi by 2 to pi by 2, the graph will look like this. The graph will look like this, right? Minus pi by 2 to pi by 2. So you can clearly see that now the graph is now the function is one on function, so inverse of the function will exist. And one more thing you should know, that graph of a function and graph of its inverse function are symmetric to y equal to x line. See, let me tell you again, graph of a function and graph of its inverse of the function are symmetric about y equal to x line. So this is the graph of y equal to sin x, right? So if we want to draw the graph of sin inverse x, the graph will be symmetric about y equal to x line. This is y equal to x line, y equal to x line, right? So how the graph will be for sin inverse x? It will be look like this, right? It will look like this. Okay, let me draw, and what will be the value here? Okay, mm, let me draw here sin inverse x graph. The sin inverse x graph will be look like this. But here the domain will be -1 to 1, and the range will be minus pi by 2 to pi by 2. This is the graph of sin inverse x. This is the graph of sin inverse x. Similarly, you can draw it for cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, cosec inverse x, right? So this is how you can draw the graph of sin inverse x and all the inverse function graph. Okay, but I'm not going to do it for all the graphs. From the next class, I will be drawing the graph of a cos inverse x, sin inverse x, and I will start uh, analyzing the graph. But I will not tell you how the graph has come. It's your duty. You will check it that how the graph is, how the graph of sin inverse, cos inverse, tan inverse, why the graph is like that, and how you do that.
by the help of the original function, that is sin x, cos x, sin x, tan x, right? Because the graph of sin inverse, tan inverse, cos inverse, these graphs are plotted based on the help of the our initial graph only, that is sin x, cos x. Okay, so I hope that is clear. So from the next class we'll be analyzing all the function, trigonometric, inverse trigonometric function, sin inverse, cos inverse, tan inverse,